Welcome students. Welcome to the lecture number 14 of chapter Computer Networks. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट्स. ठीक है. सो जब भी हम नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमने बेसिकली किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है. हमने दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. पहली बात कि अनऑथराइज्ड बंदा हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके. ओके, सो इट मींस नो अनऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस आवर नेटवर्क. ठीक है. एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ जो है यहाँ पे कि जो ऑथराइज्ड यूजर हैं उनको क्या क्या मैक्सिमम फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है नेटवर्क के सिक्योरिटी को मैनेज करते वक्त. ठीक है जी. सो नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट मीन्स द नेटवर्क सिक्योरिटी डील्स विद द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, तो ये कुछ पॉलिसीज हैं दैट आर अडॉप्टेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क. ठीक है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज. ठीक है जी. सो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके. ठीक है. सो उससे अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट्स के ऊपर आता है. क्योंकि अगर कोई भी आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लेगा सो ऑब्वियसली ही विल मिसयूज योर नेटवर्क. ओके, सो द फर्स्ट major point of the network security is to protect the network from unauthorized user. Okay, so that this unauthorized user cannot take advantage of your network. Okay, and the next thing is that it also ensures that the authorized users, okay, now we are talking about the authorized users. So authorized users have adequate access to all the network resources. So network security basically focuses on two things. The first thing is that it ensures that any unauthorized user cannot access your network. Okay, the first thing is that the network must be so strong that no unauthorized user can access your network, and as well as how much facilities we can provide to the authorized users of the network. Okay, now after that let's talk about some problems associated with the network. The first one is virus. ठीक है, आप लोगों ने वायरस के बारे में सुना ही होगा. अगर किसी से पूछें कि भैया वायरस क्या होता है तो ही विल सिंपली टेल यू दैट वायरस इज बेसिकली अ प्रोग्राम जो सिस्टम के अंदर आ जाता है एंड इट विल स्टार्ट करप्टिंग योर सिस्टम्स. ओके, सो वंस द वायरस इज प्रेजेंट इन योर सिस्टम, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाते हैं. सो फर्स्ट लेट अस सी दैट व्हाट इज बेसिकली अ वायरस. सो वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैचेस इटसेल्फ टू द होस्ट प्रोग्राम. तो व्हाट डज इट मीन बाय दिस स्टेटमेंट. देखो, वायरस जो है वो अपने आप आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा. जब आप कोई एप्लीकेशन, सपोज मान लीजिए आप इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या किसी पेन ड्राइव से या किसी सीडी से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, सो उन एप्लीकेशंस के साथ अटैच होके वायरस आ सकता है. वायरस की जो फाइल है, वायरस का जो प्रोग्राम है, वो इंडिपेंडेंटली आपके सिस्टम में नहीं आ सकता. वायरस का प्रोग्राम जो है किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच होके ही आएगा, यानी कि किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होके आएगा. और जिस प्रोग्राम के साथ वो अटैच होके आता है वी कॉल इट एज अ होस्ट प्रोग्राम. सो वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैचेस इटसेल्फ टू द होस्ट प्रोग्राम. ठीक है. इट इज डिजाइंड टू इन्फेक्ट द होस्ट प्रोग्राम एंड गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम विदाउट द ओनर्स नॉलेज. ठीक है. सो देखो, पहली बात यह है कि हमें यह पता लग गया कि जो वायरस है दैट इज अ मैलिशियस प्रोग्राम जो अपने आप को अटैच कर लेता है किसी और प्रोग्राम के साथ, और जिस प्रोग्राम के साथ ये अपने आप को अटैच कर लेता है ये उसको भी इन्फेक्ट कर देता है. अच्छा, अब सपोज वो इन्फेक्टेड प्रोग्राम अगर मैंने अपने कंप्यूटर में डाला
सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि उस होस्ट प्रोग्राम के साथ साथ वो वायरस वाला प्रोग्राम भी मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। और होगा क्या कि जब जब मैं उस होस्ट प्रोग्राम को, जो मैंने प्रोग्राम डाला है जिसके अंदर वायरस वाला प्रोग्राम भी अटैच हो रखा है, जब जब मैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करूंगा वो वायरस वाला प्रोग्राम भी साथ साथ रन होगा। और जैसे ही वो वायरस वाला प्रोग्राम रन होगा तो ऑब्वियसली उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने आप को स्प्रेड करता है, ठीक है। वायरस वाला प्रोग्राम अपने आप को क्या करता है, स्प्रेड करता है। सो कल को सपोज अगर आप अपने उस इन्फेक्टेड सिस्टम में अगर अपनी पेन ड्राइव डालेंगे तो वायरस उसमें भी आ जाएगा, आप सीडी डालेंगे वायरस उसमें भी आ जाएगा, ठीक है जी। सो क्यों आ जाता है, क्योंकि जो हमारा वायरस होता है उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट्स यानी अपनी कॉपीज क्रिएट करता है, ठीक है। सो जस्ट लिसन टू द डेफिनेशन। इट इज डिजाइन टू इन्फेक्ट द होस्ट प्रोग्राम एंड गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम विदाउट द ओनर्स नॉलेज, यानी आपको पता भी नहीं लगेगा, बस आपने नेट से सपोज मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, उसके साथ वायरस वाला प्रोग्राम अटैच था। नाउ आपने वो एप्लीकेशन रन करी, जैसे आपने उसको रन किया आपका वायरस वाला प्रोग्राम भी रन हो गया, और रन होते ही उसने आपके सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया, सिस्टम्स को करप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। द वायरस गेट एग्जीक्यूटेड ईच टाइम द होस्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अब आप उस एप्लीकेशन को जिसके साथ वायरस अटैच होकर आया, उस एप्लीकेशन को आप जितनी मर्जी बार रन करोगे, वायरस, ये अपना वायरस नाम का जो प्रोग्राम है ये भी उतनी बार रन होता रहेगा। एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू रेप्लिकेट मतलब अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाना। दे कैन स्प्रेड थ्रू एक्सटर्नल मीडिया सच एज CD, ब्राउजिंग इन्फेक्टिव इंटरनेट साइट्स एंड फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट्स। सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपने आप को स्प्रेड करता है, ठीक है। अब वायरस के बारे में हमें पता लग गया। नाउ अब टाइप्स ऑफ वायरसेस हमें जानना जरूरी है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस। सो फर्स्ट वन इज बेसिकली द फाइल वायरस। सो फाइल वायरस क्या है, दीज वायरसेस इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट व्हेन इट गेट अटैच्ड टू अ MS-DOS प्रोग्राम फाइल, ओके, विद exe और com एक्सटेंशन। सो सपोज मान लीजिए कोई MS-DOS, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो MS-DOS प्रोग्राम है, अगर वो प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं और रन करते हैं तो ये फाइल वायरस नाम का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। सो ये किससे अटैच होता है, दिस वायरस इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट व्हेन इट गेट्स अटैच्ड टू द MS-DOS प्रोग्राम फाइल्स विद exe और com एक्सटेंशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज अ बूट सेक्टर वायरस। नाउ अब जरा ये बूट सेक्टर का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस बूट सेक्टर। ऑल ऑफ यू नो दैट हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, ठीक है। जैसे आप लोग विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 10 हो गया आपका, या विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 13 हो गया। तो बेसिकली दीज ऑल आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है जी। यू नो जब आपका सिस्टम ऑफ होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का प्रोग्राम कहाँ रिजाइड करता है, आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर एक एरिया होता है विच वी कॉल एज बूट सेक्टर एरिया। उस बूट सेक्टर एरिया के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी विंडोज 10 या जो भी है इसकी सारी फाइल्स वहां पड़ी होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। और इस बूटिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो बूट सेक्टर एरिया में पड़ी हुई हैं उनको उठा के रैम में लोड किया जाता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। और जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल जैसे, क्योंकि हम जैसे ही ऑन बटन दबाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है ना वो ऑन होने में। सो उस दौरान वो क्या होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं हार्ड डिस्क से उनकी कॉपी रैम में आती है, सो दैट रैम में आने के बाद वो एक्टिवेट हो जाती हैं। एंड वंस ऑल ऑफ देम आर एक्टिवेटेड सो दे टेक द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो हमें पता लग गया कि यार ठीक है, द इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफ द सिस्टम दैट इज द फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फाइल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द बूट सेक्टर ऑफ योर हार्ड डिस्क। बट सपोज अगर एक ऐसा वायरस आ जाए जो सीधा अटैक कहां पे करे, बूट सेक्टर पे ही अटैक करे, तो मे बी देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एक फाइल को वो करप्ट कर दे, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल करप्ट कर सकता है। और देयर मे बी अ चांस कि भैया जब आप उसके करप्ट करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप अपना सिस्टम ऑन करो तो आपका सिस्टम प्रॉपरली स्टार्ट ही ना हो,
ठीक है। सो उसके दौरान हमें क्या करना, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में दोबारा फॉर्मेट करवा के दोबारा से विंडोज वाला सॉफ्टवेयर अपलोड इंस्टॉल करवाते हैं। क्यों? बिकॉज भैया उसने बूट सेक्टर पे अटैक करके बूट सेक्टर की फाइल्स को खराब कर दिया है, तो अब आपका सिस्टम बूट नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो दीज वायरस इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अभी हम फिलहाल हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे, ठीक है। सो दीज वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर ऑफ अ ड्राइव कंटेन प्रोग्राम्स दैट पार्टिसिपेट्स इन द बूटिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अ वायरस कैन इन्फेक्ट द सिस्टम बाय रिप्लेसिंग और अटैचिंग इटसेल्फ टू दीज प्रोग्राम्स। ठीक है। सो जो बूट सेक्टर एरिया के अंदर जो प्रोग्राम्स है जिनकी मदद से आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, अगर ये बूट सेक्टर वायरस ने उन फाइल्स को करप्ट कर दिया, उन प्रोग्राम्स को अगर करप्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द बूट सेक्टर वायरस। नाउ द थर्ड इज बेसिकली द मैक्रो वायरस। अब ये मैक्रो वायरस क्या होता है? देखिए, एमएस ऑफिस के अंदर एक फीचर है जिसका नाम है मैक्रो। ठीक है जी। एमएस ऑफिस के अंदर एक फीचर है जिसका नाम क्या है? मैक्रो। और ये ही हमारा कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ अगर सपोज मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसके कोड में कोई दिक्कत आ जाए, तो एक तरह से हमारा ऑफिस का सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ पे, दीज वायरस इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट यूजिंग द एमएस ऑफिस प्रोग्राम सूट, मेनली एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। These viruses insert unwanted words or phrases in the document। ठीक है जी। सो ये मैक्रो वायरस हो गया हमारे पास। तो यहां पे हमने देखा कि बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वायरस? वायरस इज अ प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अ होस्ट प्रोग्राम, and when that host program is loaded in your computer and when you run that host program, so simultaneously the virus program is also executed, and after execution this virus program start corrupting your files and start spreading himself। Okay, so when you attach a pen drive in that system, that virus also get loaded in that pen drive. If you attach a CD with that system, then the virus also get loaded in that CD also. And now after that, what are the types of the virus? So we categorize the virus into three types. First one is the file virus, boot sector virus, and third one is the macro virus। Okay, now this is one of the problem that is basically must be handled to preserve the or to make the network secure। Now what is the next problem? Next problem is basically a worm। A worm is also a malicious program like a virus। So virus is other thing and worm is the different thing। So worm is also a malicious program, but unlike virus it does not need to attach itself to a host program। Okay, so it means क्या मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, वायरस को एक होस्ट एप्लीकेशन, एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए। वायरस इंडिपेंडेंटली आपके कंप्यूटर में नहीं आ सकता, वायरस किसी होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच होके ही आपके कंप्यूटर में आ सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्म, उसको कोई भी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सो अ वर्म वर्क्स इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट यूजेस, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि ठीक है, सो वर्म इज बेसिकली अ मैलिशियस प्रोग्राम and this worm does not require any host program to attach itself। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वे में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो, एक होता है, मैं कहता ना, कोई किसी एक सपोज मान लीजिए, अगर मान लो कोई एक जगह है जो बहुत सिक्योर सिस्टम है। ठीक है, बड़े सारे सपोज मान लो उसमें मैं कहता हूँ आर्मी मैन लगा रखे हैं, बड़े सारे हमने पर्सन्स वहां पे असाइन कर रखे हैं जो बेसिकली उस जगह की सिक्योरिटी करते हैं। सो अगर कोई बंदा उस जगह के अंदर जाना चाहे सिक्योरिटी को तोड़ के, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? इस सिक्योरिटी के लूप होल्स क्या हैं, और जो उसको सिक्योरिटी का लूप होल समझ में आएगा तो उसी के द्वारा ही वो अंदर जा सकता है। सिमिलरली वर्म भी क्या करता है? इट यूजेस द सिक्योरिटी होल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या कमी है, ये उसको पहले देखता है, उसको यूज करता है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, अ कॉपी ऑफ द वर्म स्कैन्स द नेटवर्क
फॉर अनदर मशीन दैट हैज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी होल्स। तो सपोज मान लीजिए एक सिस्टम में ये वायरस आ गया, उस सिस्टम में सपोज मान लो कुछ सिक्योरिटी की कमियां थी, कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी होल्स थे उसके अंदर। सो उसने उस कमियों को ऑब्जर्व किया एंड देन वो आपके सिस्टम में आ गया। आफ्टर दैट वंस उसने एक सिस्टम में आ जाता है, देन इट स्टार्ट सर्चिंग द अदर सिस्टम्स ऑफ द नेटवर्क कि भैया उनमें से कौन सा और सिस्टम है जिसके अंदर यही सेम टू सेम सिक्योरिटी की कमियां हैं। सो दैट वो कमी मिल गई तो फटाफट उसको भी ये अट्रैक्ट कर ले, उसको भी ये बेसिकली उसके ऊपर भी कंट्रोल ले ले। सो इट कॉपीज इटसेल्फ टू द न्यू मशीन यूजिंग द सिक्योरिटी होल एंड देन स्टार्ट रेप्लिकेटिंग फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है, सो आई थिंक यू नो दैट कि भैया वॉर्म भी इट्स आल्सो अ मैलिशियस प्रोग्राम विच बेसिकली करप्ट योर सिस्टम। और हाउ दिस वॉर्म एंटर्स इन योर सिस्टम थ्रू द security holes of your network, okay, and once it enter into the system then it start replicating itself. And how it replicates itself? It searches the entire network and find those machines which has the same security holes so that he can install in that machine also, he can enter in that machine also, and then he start replicating from there also. Now the next one is basically the Trojan horse. Okay, so when we talk about the Trojan horse, a Trojan horse is basically a program that contains hidden malicious functions. ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ट्रोजन हॉर्स एक प्रोग्राम है जिसके पास हिडन साइड इफेक्ट है, हिडन मैलिशियस फंक्शन है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, और लेकिन उन हिडन चीजों का काम क्या है? आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट करना। ठीक है, आगे देखेंगे द ट्रोजन हॉर्स ट्रिक यूजर इनटू इंस्टॉलिंग देम बाय अपियरिंग टू बी अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। अब यहां पे हमने बात करी कि लेजिटिमेट प्रोग्राम का मतलब क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए आप कोई चीज नेट से डाउनलोड कर रहे हैं विच अपियर्स टू बी वेरी सेफ एंड सिक्योर। आपको कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं जिसपे आपको ट्रस्ट है। ठीक है, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, ठीक, सो अब ये ट्रोजन हॉर्स आपको एक, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से किसी को लालच दे के फंसाना। ठीक है, तो ये आपको एक लालच देगा, आप उस लालच में पड़ के उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और फिर ये खट से आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, हम नेट में सर्फिंग कर रहे होते हैं, अचानक हमारे पास ऐड आ जाता है कि भाई इसका जवाब दो सो दैट आपको ये आईफोन मिल जाए या वो मिल जाए। इस तरह की कोई मतलब एक ऐसी जेन्युइन सी चीज हमारे सामने आ जाती है जिसको हमें लगता है कि यस इट इज अ वेरी जेन्युइन थिंग, और हम उसको अपने सिस्टम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो वंस इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम दे रिवील देयर ट्रू नेचर एंड कॉज डैमेज। सो जैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे तब ये अपनी असलियत, अपना असली नेचर आपको दिखा रहे हैं और आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स इज बेसिकली क्या है? एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो सामने वाले यूजर को एक लेजिटिमेट प्रोग्राम के तौर पर नजर आता है। ठीक है, और जब सामने वाला यूजर उस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है देन ये अपनी असलियत दिखाता है और सिस्टम की फाइल्स को करप्ट करना शुरू करता है। अच्छा, और कुछ देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या डेंजरस भी है हमारे लिए। कैसे? सम ट्रोजन हॉर्सेस विल कॉन्टैक्ट अ सेंट्रल सर्वर। ठीक है, अच्छा, कुछ ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं कि आपके सिस्टम में आ गए। अच्छा, सपोज आपने नेट कर रहे थे, आपको कोई अच्छा सा ऑफर नजर आया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके कर दिया वहां पे। अब वो ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आ गया ना, अब वो बैठ गया। अब देखो हिडन साइड इफेक्ट क्या करता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में आ गया, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक कोई सेंट्रल कोई जगह पे कोई कंप्यूटर होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या कर लेगा कि जैसे ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया, ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरनेट तो चल ही रहा होगा, सो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को किसी सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेगा। एंड वंस दिस ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम गेट कनेक्टेड विद दैट सेंट्रल सर्वर, देन उसके बाद ये क्या करना शुरू करेगा, उसके बाद आपके सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है इट स्टार्ट पासिंग टू दैट सेंट्रल सर्वर। मतलब अगर आपने कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड अपना डाल रहे हो, कुछ
क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो भी आप अपनी डालोगे, दैट क्रूशियल इंफॉर्मेशन विल बी पास टू दैट सेंट्रल सर्वर। ओके, सो जैसे यहां पे बोला गया एंड रिपोर्ट बैक इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स आपके कहीं भेज सकता है, आपके यूजर आईडी, आपने जो भी कीबोर्ड से जो भी कीज प्रेस करी हैं वो सब इंफॉर्मेशन आपकी वहां भेजी जा सकती है। ठीक है, तभी देखो क्या कई बार आप देखते हैं कुछ वेबसाइट्स पे आपको ना जब आप सपोज यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के लिए जाते हैं तो वर्चुअल कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर नजर आता है। ठीक है, वो वर्चुअल कीबोर्ड क्यों स्क्रीन पर नजर आता है, क्योंकि और एक चीज नोटिस कीजिएगा, वो वर्चुअल कीबोर्ड के सीक्वेंस भी ना टाइमली अपने आप चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर 7 राइट साइड में है तो अचानक ही 7 सेंटर में भी आ जाएगा, ऐसा भी होता है उसके अंदर। ठीक है, अब वो क्यों किया जाता है कि भैया अगर सपोज मान लो कोई ट्रोजन हॉर्स होगा तो जो आप कीबोर्ड से जो नंबर बटन दबाएंगे वो उसको ट्रैप करेगा, लेकिन जो आप स्क्रीन पर जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड है उस पर आप क्लिक क्लिक कर रहे हो वो ट्रैप नहीं कर पाता वो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब सपोज मान लो कभी आप कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सपोज आप अपनी बैंक की वेबसाइट खोल के कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सो इन दैट केस इट्स बेटर इफ यू यूज दिस वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, सो इन केस अगर आपके कंप्यूटर में कोई ट्रोजन हॉर्स नाम का प्रोग्राम भी होगा, सो वो ट्रोजन हॉर्स नाम का प्रोग्राम आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी पास ऑन नहीं कर पाएगा। सो ट्रोजन हॉर्स लैक अ रेप्लिकेशन रूटीन and thus are not virus by definition. Okay, so ट्रोजन हॉर्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपनी मल्टीपल कॉपीज नहीं क्रिएट कर सकता, सो इसको हम लोग वायरस नहीं कह सकते बाय डेफिनेशन, बट एक तरह से हमारे नेटवर्क के लिए ये डेंजरस ही है। ठीक है, सो हमने देखा कि हमारे नेटवर्क को सिक्योर करना था तो हमने सबसे पहले ये जानना शुरू किया कि हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। सो हमने देखा देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, और इसके अलावा देखें देयर इज अ वन थिंग दैट इज कॉल्ड स्पैम। कभी भी आप अपना ईमेल आईडी जो भी है उसको ओपन करके देखेगा, सो आपको लेफ्ट साइड में आपको बड़े सारे ऑप्शन मिलते हैं लाइक इनबॉक्स, सेंड आइटम्स, ट्रैश, और उसी लिस्ट में यू विल गेट अ ऑप्शन नेम्ड एज स्पैम। ठीक है, अब स्पैम बेसिकली वो क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेल्स आती हैं जो उसे बेसिकली सेफ नहीं लगती, सो आपका जो ईमेल प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिकली उन मेल्स को स्पैम में डाल के रख देता है। ठीक है, सो द टर्म स्पैम मीन्स एंडलेस रेपिटेशन ऑफ वर्थलेस टेक्स्ट। तो स्पैम का मतलब क्या है कि भैया एंडलेस रेपिटेशन ऑफ वर्थलेस टेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स अनवांटेड मैसेजेस और मेल्स आर नोन एज स्पैम। अब आपको देखना कभी सपोज अपने अगर कंप्यूटर में आप जब अपना जीमेल आईडी खोलेंगे तो उसमें एक स्पैम ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो आप जब स्पैम में देखेंगे तो यू विल नोटिस कि यार उसके अंदर ना बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट ही भरी होती है। ठीक है, जो बेसिकली कई अलग अलग लोगों ने भेजी होती है। तो जनरली क्या होता है कि अगर सपोज मान लो कि सिस्टम जो आपका ईमेल प्रोवाइडर है वो अगर ये देखता है कि दिस ईमेल इज बेसिकली फॉर एडवर्टीजमेंट या ये वर्थवाइल नहीं है या इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग दैट मेल्स टू योर इनबॉक्स वो कहां डाल देता है, उसको स्पैम में डाल देता है। ठीक है, एट टाइम्स इंटरनेट इज फ्लडेड विद मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज, इट इज नथिंग बट स्पैम। ठीक है जी, द मोस्ट स्पैम इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि स्पैम आप खोलोगे तो यू विल सी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट बहुत सारी होंगी। इन एडिशन टू वेस्टिंग द पीपल टाइम, स्पैम ऑल्सो ईट्स अप अ लॉट ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ। आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ को वो यूज करेगा। ठीक है, अब आप एक चीज सोचिए, सपोज मान लीजिए आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ को यूज करने का मतलब क्या है कि भैया जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना फास्ट आपका नेटवर्क चलेगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ को एक तरह से ऐसा समझ लो कि एक रोड है। ठीक है, अब रोड जितनी वाइड होगी उतने ज्यादा व्हीकल्स एक बार में ट्रेवल कर पाएंगे, एक बार में पास हो पाएंगे, और रोड जितनी नैरो होगी उतने कम व्हीकल्स एक बार में ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब सपोज मान लीजिए आपकी रोड तो वाइड है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस रोड के दोनों साइड में लोगों ने पार्किंग में गाड़ियां लगा दी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पार्किंग में जब गाड़ियां लगी हैं तो उन्होंने स्पेस कंज्यूम कर लिया और अब ट्रैवल करने के लिए जो रोड है वो थोड़ी शॉर्ट हो गई। तो एक तरह से स्पैम यही काम कर रहा है। ये स्पैम आपके नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है
उसको कंज्यूम करेगा, और जस्ट बिकॉज उसने उसको कंज्यूम कर लिया तो आपके डेटा को ट्रेवल करने के लिए कम बैंडविड्थ मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द स्पैम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली फायरवॉल। अब ये फायरवॉल का क्या कंसेप्ट है, जरा इसको भी हम समझ लें। अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि भैया जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन कौन से हैं, क्योंकि भाई अगर मुझे अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। सो मैंने देखा द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वायरस, सेकेंड वन इज द वॉर्म, देन ट्रोजन हॉर्स एंड देन स्पैम। सो दीज 4 आर बेसिक प्रॉब्लम्स फॉर द नेटवर्क। सो मुझे अब अपने इस नेटवर्क को इन चारों चीजों से सिक्योर करना है। ठीक है, सो हाउ आई कैन सिक्योर माई नेटवर्क। सो जब मैं बात सोचता हूं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने की, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज बेसिकली द फायरवॉल। नाउ अब व्हाट इज दिस फायरवॉल, फायरवॉल है क्या। अब देखो क्या होता है हमारे पास यहां पे फायरवॉल से क्या मतलब है। फायरवॉल ये वर्ड आया कहां से, जब कभी सपोज आपने देखा होगा कि अपने कभी वॉर मूवीज को अगर देखा है तो आप देखते हैं कि वॉर मूवीज के अंदर क्या होता है कि वो ना सीमेंट की बोरियों को रख के एक पूरी वॉल टाइप बना लेते हैं और वहां से पीछे आके वहां से दुश्मनों को वो गोली मारते हैं। तो वो जो सीमेंट की जो बोरियों को रख के उन्होंने जो वॉल क्रिएट करी है दैट इज बेसिकली एक्ट एज अ फायर वॉल। मतलब जो दुश्मन वहां से गोली जो भी वहां पे मारेंगे वो गोलियां जो है उन सीमेंट की बोरियों के अंदर धस के वहीं रुक जाएंगी। ठीक है जी, सो सेम उसी कंसेप्ट को लेकर ये फायरवॉल कंसेप्ट को बनाया गया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर वन थिंग, फायरवॉल इज बेसिकली अ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो फायरवॉल जो है हार्डवेयर भी है, यानी कि एक मशीन भी आती है उसका नाम होता है फायरवॉल, एंड फायरवॉल इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में भी फायरवॉल नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इफ it is asked whether firewall is a hardware or a software, then you can say that the firewall can either be a hardware as well as a software also. ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, ये फायरवॉल नाम का जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर व्हाटएवर मेड में भी ये करेगा क्या हमारे लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि भाई ये हमारे लिए करेगा क्या। सपोज ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, यहां पे बड़े सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ नेटवर्क, और सपोज दिस इज योर मेन कंप्यूटर, राइट, एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर बेसिकली कनेक्टेड विद दिस सर्वर। अच्छा, ये सर्वर जो है ये बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। सपोज दिस इज बेसिकली माय इंटरनेट। अब क्या होता था कि पहले इंटरनेट की वायर जो है सीधा किसके पास आती थी, सीधा जो है वो सर्वर पे लगती थी, और जब सर्वर पे इंटरनेट आ जाता था तो ऑब्वियसली उससे कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स है सब पे इंटरनेट आ जाता था। लेकिन अब वही चीज है कि यही इंटरनेट है जिससे बेसिकली वायरस आपके सिस्टम में आ सकते हैं, जिससे कि वॉर्म आपके सिस्टम में आ सकते हैं, जिससे कि ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में आ सकते हैं, जिससे कि स्पैम आपके सिस्टम में आ सकते हैं। तो ये इंटरनेट ही के जरिया है जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब मुझे तो अपने सिस्टम को इन सारी चीजों से बचाना है ना। सो अब मैं क्या करूंगा यहां पे कि एक डिवाइस आ जाएगा मेरे पास जिसका नाम क्या है, फायरवॉल। सो सपोज मैंने एक डिवाइस लगा दिया यहां पे दैट इज कॉल्ड एज द फायरवॉल। ठीक है, सो अब इंटरनेट और मेरे सर्वर के बीच में एक डिवाइस आ गया विच इज नोन एज द फायरवॉल। तो ये फायरवॉल क्या करेगा कि जब भी ये कोई फाइल इसके पास आ रही है, अगर सपोज उस फाइल में वायरस है तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, अगर उसमें वॉर्म है तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, उसमें ट्रोजन हॉर्स है ये उसको भी रिजेक्ट कर देगा, सम स्पैम इज देयर तो ये उसको भी रिजेक्ट कर देगा, और सिर्फ ये उन्हीं फाइल्स को, उन्हीं चीजों को ओके करेगा जो ऑथराइज्ड होंगी। ठीक है, जो कि क्या होंगी, ऑथराइज्ड होंगी, और उसके अलावा सारी चीजें ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है जी, सो फायरवॉल हमारे लिए ये कर सकता है। जैसे सपोज मान लो कोई कंपनी है वो कुछ काम करती है, अब वो कंपनी को क्या करना पड़ता है कि जो भी ऑर्डर्स की डिटेल्स उसके पास आती है वो कंपनी के वेबसाइट में ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है। नाउ अब कंपनी वाले चाहते हैं कि भैया और कोई भी अनऑथराइज बंदा हमारे इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके, तो यहां पे बीच में कौन लगा दिया, फायरवॉल,
यानी कि जब उस पर्टिकुलर उस वेबसाइट की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कोई भी, तो ये फायरवॉल उसे एंटर करने देगा, लेकिन उसके अलावा और कहीं से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये उसको एंटर करने नहीं देगा। तो फायरवॉल हम अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स सी कि भाई फायरवॉल के बारे में जो पॉइंट्स हैं। अ फायरवॉल इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द फायरवॉल में बी अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर। सो डिवाइस भी हो सकता है या आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। अ फायरवॉल इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड network security system. Okay, it prevents unauthorized access, that is hackers, virus, worms, इन सब से prevent करेगा to or from a network. ठीक है, it prevents unauthorized access to or from a network. ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है पे, फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स टू एक्सेस प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, अब जैसे मैंने उसमें डायग्राम में बताया था कि सपोज हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, अब मैं नहीं चाहता कि वो अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर मेरे उस नेटवर्क को एक्सेस कर सके, तो फायरवॉल मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो अनऑथराइज्ड यूजर को मेरे प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं करने देगा। और अब देखो, ऑल डेटा एंटरिंग और लीविंग द इंटरनेट। ठीक है, यानी कि जो मेरा नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क में इंटरनेट से यानी बाहर से जो डेटा आ रहा है या मेरे नेटवर्क से जो डेटा बाहर जा रहा है, ये उन सबको मॉनिटर करेगा। ठीक है, और जो डेटा इसको सही नहीं लगेगा या जो इसके हमने पैरामीटर्स में जो फिट नहीं बैठ रहा होगा, वो डेटा को या ना तो बाहर जाने देगा ना बाहर से अंदर आने देगा। सो ऑल डेटा एंटरिंग और लीविंग द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल विच एग्जामिन्स ईच पैकेट and block those that do not meet the specified security criteria. I hope you understand this line कि भैया ये फायरवॉल क्या कर रहा है कि जो भी पैकेट्स ना तो आपके प्राइवेट नेटवर्क से जो भी पैकेट जा रहे हैं या बाहर से जो भी पैकेट आपके प्राइवेट नेटवर्क में आ रहे हैं, ये उन दोनों को चेक करेगा, और जो पैकेट्स उसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उनको पास ऑन होने ही नहीं देगा। बाहर से कोई पैकेट आया, अगर वो सिक्योरिटी पैरामीटर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उस पैकेट को अपने प्राइवेट नेटवर्क में एंटर ही नहीं होने देगा, वहीं से उसको रिजेक्ट कर देगा। या हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कोई पैकेट अगर बाहर जा रहा है, सो अगर फायरवॉल को चेक करेगा कि यार ये पैकेट जो है सिक्योरिटी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उस पैकेट को बाहर भी नहीं जाने देगा। सो अ फायरवॉल एग्जामिन्स ऑल ट्रैफिक रूटेड बिटवीन द टू नेटवर्क्स टू सी इफ इट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। इफ इट डज, इट इज राउटेड बिटवीन द नेटवर्क, अदरवाइज इट इज स्टॉप्ड। ठीक है जी। तो जब दो नेटवर्क्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो फायरवॉल चेक कर रहा है कि वो डेटा सिक्योरिटी पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है देन वो पैकेट को रूट कर देगा उस नेटवर्क के, यानी कि उस पैकेट को उस नेटवर्क पे सेंड कर देगा। इफ दैट इज नॉट सेटिस्फाइड तो वो वहीं पे उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, एंड अ फायरवॉल फिल्टर्स बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। मैंने आपको बताया है कि दैट फायरवॉल जो है आपके प्राइवेट नेटवर्क में बाहर से अगर कुछ डेटा आ रहा है तो उसको भी चेक करता है, और इनफैक्ट अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क से कोई डेटा बाहर जा रहा है तो उसको भी चेक करता है। अब जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सपोज एक कंपनी है और उस कंपनी में कई सारे एजेंट्स डेटा एंट्री का काम करते हैं। अब सपोज उस कंपनी के मालिक के पास एक ऐसा काम आया जिसमें इंटरनेट का यूज होना था, सो ऑब्वियसली उसने इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया। नाउ अब उसको चिंता सताने लगी कि भैया अब उसका इंटरनेट को कनेक्शन ले लिया, अब उसने अपने जो कंपनी का जो सर्वर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब उसको चिंता ये होने लगी कोई भी मेरा इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, और अगर किसी ने कर लिया तो मेरे डेटा को तो 1 मिनट में उड़ा देगा वो। सो नाउ समवन टोल्ड हिम कि भैया यू जस्ट सेट अप अ फायरवॉल इन योर सिस्टम। तो उसने एक फायरवॉल डिवाइस खरीदा, और जैसे मैंने अभी आपको सेटअप बताया उस सेटअप से उसने फायरवॉल डिवाइस सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब फायरवॉल सारी चीजों सेव कर देगा उसको, कोई भी बाहर से अनवांटेड पैकेट नहीं आ सकेगा। अच्छा, अब उसने एक चीज नोटिस करी कुछ दिन में कि यार कुछ एजेंट्स उसके क्या कर रहे हैं कि एक बंदा है जो कंपनी की वेबसाइट तो ओपन कर देता है डेटा एंट्री करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है वो मूवीज डाउनलोड भी लगा देता है। एक बंदा है वो आके कंपनी की वेबसाइट भी ओपन कर रहा है और साथ साथ में फेसबुक भी ओपन करके बैठ जाता है। तो उसने देखा कि यार ये तो बंदे साथ साथ में और भी चीजें करने बैठ गए, भाई इनको तो सिर्फ कंपनी का काम करना चाहिए ना। अब वो ऐसी सेटिंग्स भी करवा सकता है कि भी फायरवॉल में ऐसे सेटिंग करवा देगी कि जब उसकी कंपनी का कोई वेबसाइट का यूआरएल लिखेगा, जैसे मान लो कंपनी का नाम है यूनाइटेड पॉलिसीज सपोज,
तो जब कोई लिखेगा www.unitedpolicies.com और एंटर मारेगा तो ये रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास जाएगी, फिर फायरवॉल के पास जाएगी, फायरवॉल देखेगा हाँ ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है, इसको आगे भेज देगा। अब जो फेसबुक वाला बंदा है, जब वो लिखेगा www.facebook.com, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, नाउ फायरवॉल के पास गई, फायरवॉल ने देखा अरे ये तो भाई सिक्योरिटी पैरामीटर्स में लिखा ही नहीं है, तो उस रिक्वेस्ट को आगे जाने ही नहीं देगा, तो उस बंदे का कभी फेसबुक ओपन ही नहीं होगा ऑफिस के अंदर। ठीक है जी। तो फायरवॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमारे लिए बड़े सारे काम कर सकता है। ठीक, सो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।